गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और हम लोगों ने पिछले क्लास में जो अध्ययन किया था प्रसारणिक दाब जिससे जो विलयन मिले थे, आइसोटोनिक, फिर बाबू हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आप लोगों ने पढ़ा। आइए एक प्रश्न लिखते हैं, ठीक है ना। लिखा जाए, एक प्रश्न लिखिए तो। उल्टा प्रासरण क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा प्रासरण क्या है? लिखिएगा। जब विलयन के अंदर दाब अधिक हो जाता है, जब विलयन के अंदर दाब अधिक हो जाता है तो विलायक के कण अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलायक के कण अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर जाती हैं, विलयन से विलायक की ओर जाती हैं, जिसे उल्टा प्रासरण कहा जाता है, जिसे उल्टा प्रासरण कहा जाता है, जिसे उल्टा प्रासरण कहा जाता है। ये बाबू विलयन है, ये विलायक है। आपको बताया था पिछले क्लास में या उसके पिछले क्लास में कि प्रसारणिक दाब में क्या होता है, प्रासरण किसे कहते हैं? जब विलायक के कण विलयन के कण की ओर जाते हैं, इस घटना को हम लोग प्रासरण कहते हैं। जी हाँ, जब विलायक के कण विलयन की ओर जाते हैं, इस घटना को हम लोग प्रासरण कहते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर। लेकिन ऐसे ही कितना देर तक जाइत रहेगा? तो इसको जाने से रोकता है, इस पर एक बल लगता है कि नहीं अब तुम नहीं आओ। इसी बल को, इसी दाब को हम लोग प्रासरणिक दाब कहते हैं। इस दाब को हम लोग प्रासरणिक दाब कहते हैं, जब इसके कणों को जाने से रोकता है। लेकिन भाई ऐसे ही बाबू जब अंदर ज्यादा चल जाता है तो ज्यादा दाब लगने लगता है, ज्यादा कण जाने का प्रयास है, ज्यादा दाब लगेगा। और जब अंदर का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो कण ऑटोमेटिक अंदर से बाहर आ जाता है। जी हाँ, तो एने से एने गया तो इसको क्या बोलेंगे? प्रासरण। और जब एने से नया तो उसको क्या बोलेंगे? उल्टा प्रासरण। सीधा बात यही है। हम लोग बोले थे, पहले पढ़े थे कुछ, तनु से सांद्र की ओर, तनु से सांद्र की ओर, है ना, इसको बोले थे प्रासरण। अब इसको उल्टी कर देंगे तो हो जाएगा उल्टा प्रासरण, है ना। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर, है ना, इसको हम लोग बोलते थे प्रासरण। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा बाबू? उल्टा प्रासरण। कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मतलब विलयन में से जब कण बाहर निकलेगा ना विलायक की ओर, इसको बोलेंगे उल्टा प्रासरण, ठीक है ना। आई होता काहे है? कहा कि जब अंदर का दबाव बड़ी ज्यादा हो जाता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तब विलायक के कण इधर चल जाते हैं, इसको बोलते हैं उल्टा प्रासरण। इसी को आप कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जब सांद्र से तनु की ओर आए, निम्न से उच्च की ओर आए, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आए, उसको हम लोग बोलेंगे उल्टा प्रासरण। कई तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू एबनॉर्मल सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बाबू? एबनॉर्मल सॉल्यूशन। जी हाँ, एबनॉर्मल सॉल्यूशन। एबनॉर्मल सॉल्यूशन, एबनॉर्मल सॉल्यूशन। असामान्य विलयन, असामान्य विलयन, ये इसका एक और हिंदी होता है असामान्य विलयन। असामान्य विलयन होता है और या असामान्य विलयन भी होता है। चलिए एबनॉर्मल सॉल्यूशन, टॉपिक का नाम दिया जाए मेरे साथियों, एबनॉर्मल सॉल्यूशन। लिख डाल दीजिए। लिखिए, जब किसी विलयन के अनुसंख्य गुण, जब किसी विलयन के अनुसंख्य गुण सैद्धांतिक रूप तथा प्रायोगिक रूप में अलग अलग पाए जाते हैं, सैद्धांतिक रूप तथा प्रायोगिक रूप में अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग
पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तो इसे असामान्य विलयन कहते हैं, असामान्य विलयन कहते हैं, असामान्य विलयन कहते हैं। लिखिए बाबू, असामान्य विलयन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। किसी विलयन के प्रायोगिक अनुसंख्य गुण का मान, किसी विलयन के प्रायोगिक अनुसंख्य गुण का मान तथा सैद्धांतिक अनुसंख्य गुण के मान तथा सैद्धांतिक अनुसंख्य गुण के मान के अनुपात को, सैद्धांतिक अनुसंख्य गुण के मान के अनुपात को, अनुपात को लिखिए बाबू, अनुपात को क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। जी हाँ, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक इंग्लिश में कहेंगे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। इसकी खोज 1886 ईस्वी में वांट हॉफ ने की थी। इसकी खोज 1886 ईस्वी में वांट हॉफ ने की थी, वांट हॉफ ने की थी। लिख लिए बाबू, इसकी खोज 1886 ईस्वी में वांट हॉफ ने की थी। चलिए मेरे साथियों, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है 2-3 मिनट लिखते ही कि यार सर मूड में आ गए हैं, खाली लिखाए हुए करेंगे। भाई हमारे पास भी मजबूरी होती है, पहले हम लोग सोचते हैं कि लिखाएं कि समझाएं, है ना। दोनों में से कोई काम करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझाने का मूड रहेगा तो पहले समझाएं या बाद में समझाएं, आपको समझ में आना ही है। चलिए सबसे पहले बताइए कि एबनॉर्मल मतलब क्या होता है? असामान्य। सामान्य या असामान्य में क्या अंतर है? समझाइए खाली हमको आप लोग। सामान्य कब कहेंगे और असामान्य कब कहेंगे? न बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल अलग इंसान है, वही असामान्य इंसान हुआ। हम लोग सामान्य इंसान हैं, आराम से समय पर खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग सामान्य हैं, जो नॉर्मल जीवन होता है। लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल अलग होता है। जी हाँ, कोई पहाड़ पर से कूद जाएगा, छलांग मार देगा, कुछ करेगा, हेलीकॉप्टर पर से कूद जाएगा, वो सब एबनॉर्मल है, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल, असामान्य इंसान है, सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग है। बस यही समझना है बाबू। अब सामान्य क्या होता है वो समझिए विलयन में। जैसे बाबू ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज। अगर बाबू ग्लूकोज को आप देखें, अगर इसको हम जल में डाल दें, किस में डालें बाबू? जल में। बताइए ग्लूकोज की ग्लूकोज जो रहेगा C6H12O6, क्या ग्लूकोज कहीं भी अपने आयनों में टूट सकता है? जी नहीं, कोवैलेंट है। लेकिन अगर हम लोग NaCl को डालें जल में, बताइए क्या अपने आयनों में नहीं टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। बताइए, यहाँ पर 1 से बैलेंस, यहाँ पर 1 से बैलेंस। अगर K2SO4 को डालें बाबू, K2SO4 को डालें हम लोग, किसको डालें? K2SO4 को। बताइए क्या हो जाएगा? K+1 SO4 -2। इसको हम लोग 2 से कुछ कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर K2 2 है, 2 से बैलेंस कर दिए। Al2SO4 का हाल 3 है ना। बताइए तो Al+3 हो जाएगा और SO4 -2 हो जाएगा। यहाँ 3 से बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 से बैलेंस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस सब में चीज देख रहे हैं, ई टूटवे नहीं किया तो इसका आई हो जाएगा 1। आई मैंने समझ रहे हैं ना, वांट ऑफ फैक्टर। यहाँ आप समझिए फिर से, यहाँ पे एक कोई टूटवे नहीं किया तो एक ही वो रह गया, तो I1 हो गया। क्या वो रह गया? 2 गो, तो इसका आई कितना हो गया? 2। ऐसे भी वांट ऑफ फैक्टर मैंने और भी तरीके से सिखाएंगे, नॉर्मल ऐसे ही है, लेकिन इसका एक सबसे ज्यादा है। बताओ इसका कितना? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो गया? 3। कैसे कर रहे हैं समझिएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ से ना बैलेंस, तो इसका मतलब 1 से तो कम से कम बैलेंस है ना जी, 3 हो गया। पैसा कितना हो गया बाबू? 5। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो सबसे ज्यादा जिसका आई है, इसका मतलब अंदर जाके टूट रहा है, ये अंदर जाके नहीं टूट रहा है। समझिएगा, अंदर जाके टूट रहा है, अंदर जाके नहीं टूट रहा है।
तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझिए ये हमारे पास एक सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है 5 किलो के, ठीक है ना, डालें बिलियन में, कुछ डाल दिए बिलियन में डाल दिए, कोई बर्तन में डाल दिए, जितना डाले थे उतने हैं, जैसे डाले थे वैसने हैं। लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो हम सोचेंगे वैसने आंसर आएगा। हमने क्या जैसा हमने सोचेंगे वैसा हमें आंसर आएगा। ये हुआ सिद्धांत जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग नियम कानून अपना रहे हैं। ये हुआ प्रयोग, कुछ हुआ बाबू प्रयोग। सिद्धांत और प्रयोग में क्या अंतर है समझ में आ रहा है? जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे उसको ऊपर से, वो सिद्धांत हुआ कि इतना डाल रहे हैं तो इतना होना चाहिए। तो भाई यहाँ चेक करेंगे ना प्रयोग करके इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब बाबू यहाँ फिर से 5 किलो डालें, अंदर जाके ना 2 भाग में क्या हो गया, टूट गया, एगो 3 किलो में और एगो 2 किलो में, ठीक है, एगो 3 किलो में एगो 2 किलो में, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 5 किलो नहीं है, लेकिन सूत्रवा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सूत्रवा तो बदलेगा ना बाबू। जब टूटा भाई तो सूत्र तो ये ऐसा है, ये नहीं ऐसा होने ऐसा है, ये आयन में चल गया तो सूत्र तो बदल जाता है। तो भार में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सूत्र भार है उसमें दिक्कत है। तो भाई यहाँ पे आपको समझना यही है कि एगो से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अब कोई आदमी कैलकुलेशन करेगा कौन हिसाब से? ऊपरे वाला हिसाब से, कि चलो एकरा में हम एगो चीनी डाल ली है तो इतना मीठा होवे के चाहिए। भाई आपने ऊपर से डाले एगो, लेकिन अंदर जाके नीचे क्या हो गया, 2 गो, तो मीठा होगा 2 के अनुसार। समझना है आपको बाबू, मीठा होगा क्या के अनुसार, 2 के अनुसार, है ना। यहाँ से आप भेजे 1 मजदूर और वहां जाकर हो गया क्या मजदूर, 2 मजदूर हो गया, तो दोगुना ना काम कर देगा जी। आप यहाँ कैलकुलेशन करिएगा 1 मजदूर के हिसाब से, तो दिक्कत हो जाएगा वैसे समझने में। इसलिए बाबू आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ से भेजे हैं एगो आदमी और वहां जाकर हो गया 2 आदमी, तो भाई काम तो ज्यादा होबे करेगा ना। हाँ, मजदूरी आप दोनों के सेम दे रहे हैं कि हम तो 5 किलो दिए थे तो 5 किलो रहेगा ना, मजदूर तो आप उतना दीजिएगा, लेकिन भाई वहां काम ज्यादा हो रहा है। ये सब होता है बाबू, इसी को बोलते हैं इनॉर्मल काम हुआ, जो होना चाहिए, जो नियम कहता है, नियम के अनुसार। जो आपका सिद्धांत कहता था कि 5 किलो मतलब 5 किलो, और जो प्रयोग कहता है कितना आंसर आना चाहिए इतना आंसर आएगा। लेकिन मेरे साथियों यहां तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना। यही कारण है कि किसी किसी का अनुसंख्य गुण बदल जाता है। आप कैलकुलेशन कीजिएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्य गुण, तो आपका आंसर मान ले कि 3 आ रहा है कौजी के हिसाब से। आप सोचिए कि में एगो हम कण डाले हैं, क्यों कण डाले हैं, एगो कण डाले हैं, और नीचे जाके कण के हो गया 2 गो, तो आपका आंसर इसके आंसर से सेम आएगा? बिल्कुल नहीं, ज्यादा आ जाएगा, कम नहीं आने वाला है बाबू, ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा काहे आएगा पता है आपको? ज्यादा काहे आएगा? कहे कि भाई 2 गो हो गया, ये गो है तो ज्यादा है, तो ज्यादा आएगा कण। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 गो है तो के गो हो सकता है, ये गो। हम ये नहीं कर रहे हैं खाली ऐसे ही हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो कंडीशन बाबू 3 गो है, चाहे तो सेम के सेम रह जाएगा, चाहे तो एगो से केगो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, चाहे 2 गो से एगो हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों जब सेम सेम रह गया तो भाई कोई अंतर ही नहीं आया। और हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, जिसमें अंतर हो रहा है। परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा कि जिसका सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों अलग अलग हो जाए, माने आप जो सोच रहे हैं वैसा आंसर नहीं आएगा, दोनों अलग अलग आंसर आ जाएगा। आप डाले हैं तो ऊपर से कैलकुलेशन कर दिया कितना आंसर आ गया, और वहां जाके आंसर पूछा हो रहा है अंदर गेला के बाद, तो बदलेगा तो वही असामान्य हुआ। तो भाई ये तो सामान्य बिलियन हो गया, असामान्य नहीं। तो इसके बारे में बात करना बंद। मतलब जेकर आई का मान 1 है, कहीं तो टूटवे नहीं करेगा। आई के मान मतलब 1 टूट ही नहीं रहा है। जेकर जेकर आई के मान 1 है उस सामान्य बिलियन है, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों जिसका जिसका आई का मान घट गया चाहे बढ़ गया तो दिक्कत है। तो आप बताइए बाबू केकर आई के मान बढ़ेगा और केकर आई के मान घटेगा, बताइए आप लोग। वियोजन, वियोजन माने टूटना, बताओ टूटेगा तो आई के मान बढ़ेगा कि घटेगा? भाई बढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि वियोजन में आई का मान जो होता है वो 1 से बड़ा हो जाता है। अच्छा, तुलना हम 1 से काहे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? कहे कि एक ही है बाबू, एक ही से शुरू होता है, जी हाँ। और संयोजन, संयोजन समझ रहे हैं ना, संयोजन माने जुटना, आई का मान 1 से कम हो जाता है।
जी हाँ, इसमें आई ज्यादा रहेगा वियोजन में, इसमें आई कम रहेगा। का है देखिए, ई वाला वियोजन है, ई वाला संयोजन है। ई दो गो था तो के गो हो गया, एक गो हो गया, तो दो गो से के गो हो रहा है, एक गो, तो घट रहा है ना, तो आई के मान हमेशा कम रहेगा। किसको में? संयोजन में। किसको से? एक से। तुलना एक से काहे हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई जो नहीं टूटता है ना वही सही है। जो सॉल्यूशन में डालना पर ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब जो है ना डालने पर जो है ना टूटता फूटता नहीं है, उसी के बारे में बात होगा बाबू, तब उस सही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आंसर आएगा। जितना आप सोचिएगा उतना आंसर आएगा, लेकिन इस सब के डाल दीजिएगा, आप सोचिए कि उतना आंसर आ जाए तो उतना आंसर आए वाला बात नहीं है। का है कि आप डालिएगा एक गो या भाई साहब है 3 गो, तो आप सोच रहे हैं कि एक गो के हिसाब से आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है के हिसाब से, 3 गो के हिसाब से। इसीलिए ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का परिभाषा दिया गया कि कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जी हाँ, वैसा गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है मेरे साथियों। तो भाई कणों की संख्या पर निर्भर करता है कि के गो आया का आया है। ये जो डाले हैं ओकरा से कोई लेना देना नहीं है, अंदर जाके का हो रहा है ओकरा से लेना देना है, ठीक ना। तो ई के हिसाब से तो आंसर बाबू 1 है, आई के हिसाब से आंसर 3 है, तो दोनों के आंसर अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ प्रयोग, आई हुआ सिद्धांत। तो सिद्धांत के अनुसार आपका आंसर 1 आ रहा है, यह प्रयोग करना पर 3 को आंसर आप डाल रहे ऊपर से 1 गो, अंदर जाकर 3 गो, तो भाई आंसर कैसे मैच करेगा? दोनों के आंसर अलग अलग आ जाएगा। इसीलिए वैसे विलयन जिसका सिद्धांतिक गुण अलग हो, मान सिद्धांतिक आंसर अलग हो, अब प्रयोग का आंसर अलग हो, है ना। जैसे मान लिया जाए बाबू कि हमारे पास एक विलयन है, ठीक ना, एकरा में डाल दिए हम K2SO4, डाल दिए K2SO4 डाल दिए। अब डाल के इसको हम रख दिए यहाँ पर। अब हम कैलकुलेशन कर दें कितना आंसर आवेगा, 5 आंसर आवेगा, कैलकुलेशन कर दिए हम। अब ये जो चीज है ना से कोई आदमी ले गया हमरा से पूछ के कि में क्यों डाले हैं जी, तो हम बोले K2SO4 डाले हैं, कितना आंसर आवेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के? तो 5 आंसर आवेगा। अब हुआ गया तो 8 आंसर आ जा रहा है कि सर जी आप बोले थे कि 5 आंसर आवेगा, यहाँ आंसर 8 आ रहा है। कहा आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? भाई एकरा में डाले थे हम के गो, एक गो K2SO4, तो डाल ही के हम चेक बने डाले और हम बना दिए आंसर कि इतना एक गो डाले थे क्यों नहीं रहेगा, लेकिन अंदर जाके चोटा था ना, वो जाके अंदर टूट गया तो आंसर बढ़ गया होकर, है ना। और जाके अंदर अगर जुट जाता तो आंसर हमारा घट जाता, 5 से 3 हो जाता, आंसर 4 हो जाता, जो भी घट जाता। तो आ रहा है समझ में? अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वैसे विलियन या तो जाके अंदर जुट जाए या तो जाके अंदर जुट जाए, वही विलियन का आंसर बदलेगा, बाकी कोई का आंसर नहीं बदलेगा। अगर टूटेगा तो आई का मान 1 से कम होगा, अगर जुटेगा अगर टूटेगा वियोजन होगा तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा, और जुटेगा तो आई का मान 1 से बाबू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है मेरे साथियों। तो वियोजन क्या है, संयोजन क्या है, समझ में आया। अब यहां से एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाता है, जानते हैं क्या आ जाता है? ये 4 ऑप्शन है ना, ग्लूकोज, नमक, K2SO4, Al2SO4, पूछा कि सब में सबसे ज्यादा अनुसंख्य गुण किसके पास है। अब देखो क्वेश्चन क्या आगे बाबू, इसमें किसके पास सबसे ज्यादा अनुसंख्य गुण है? मेरे प्यारे साथियों, इसमें किसके पास सबसे ज्यादा अनुसंख्य गुण है? अगर इन बातों पर हम विचार करें भाई, किसमें सबसे ज्यादा अनुसंख्य गुण है मेरे प्यारे साथियों, अनुसंख्य गुण तो भाई 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा कौची ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणिक दाब। तो 4 गो अनुसंख्य गुण होता है। तो चारों के बारे में एक बार बात कर दिया कि इसमें से चारों में से किसका अनुसंख्य गुण ज्यादा होगा, तो जेकर आई के मान ज्यादा होगा वही बाबू अनुसंख्य गुण ज्यादा होगा। चाहे कोई अब अनुसंख्य गुण क्वेश्चन न पूछ के क्वेश्चन यही पूछ दिया कि किसका क्वथनांक का उन्नयन अधिक होगा, यही आंसर होगा। किसका हिमांक का अवनमन अधिक होगा, यही आंसर होगा। किसका मतलब प्रसारणिक दाब सबसे अधिक होगा, तो यही आंसर होगा। भाई एक के बार हम क्वेश्चन पूछ दे कि अनुसंख्य गुण ज्यादा केकर होगा, तो सब में ज्यादा यही होगा और सबसे कम वो होगा। तो भी ध्यान रखना है बाबू कि अनुसंख्य गुण किस पर डिपेंडेबल है, आई पर डिपेंडेबल है। ठीक है, अब यहीं से बात बाबू हो गया। क्या हो गया बाबू, समझिएगा। ये बड़ी अच्छा से क्वेश्चन आप देखिएगा बाबू, जो कोई क्वेश्चन बताएं आपको बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए,
यहां से बात कौची आ गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, सीपी माने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, बताइए कौची पर निर्भर हो गया, विलय पर, विलय के कणों की संख्या पर। नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड हो गया बाबू, विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अगर विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड हो गया तो भाई विलय 1 किलो रहेगा, 2 किलो रहेगा, 3 किलो रहेगा, 4 किलो रहेगा, तो विलय की मात्रा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, एन माने मोल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, एन, एन माने स्मॉल एन का है लिए पता है, स्मॉल एन का है लिए पता है, कहा कि बाबू एन माने स्मॉल एन माने विलय का मोल, विलय का मोल माने विलय की मात्रा पर निर्भर करेगा, कौन सी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जी हाँ, और जबकि आप पढ़े होंगे कि विलय ज्यादा कुछ करता उड़ता नहीं है अंदर जाके, लेकिन जाके टूट जाता है अंदर, यही दिक्कत कर देता है, ठीक ना, वही से आंसर बदल जाता है। तो भाई आपको समझना चाहिए कि अनुसंख्य गुण किसे कहते हैं, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कोई आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो वही विलय के कणों की संख्या पर काहे निर्भर करता है, कहा कि कोई टूट जाता है, कोई जुट जाता है, अब कोई नहीं टूटता नहीं जुटता है, इस पर निर्भर करता है कि कौन टूटा कौन जुटा या कौन नहीं कुछ हुआ। तो सबसे जरूरी आपको ध्यान देना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, विलय पर, और विलय का मोल मतलब स्मॉल एन है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड किया, स्मॉल एन पर, मतलब विलय के मोल की संख्या पर मेरे साथियों। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कई बार आप ले चुके होंगे, आपको जहां जहां मौका मिलेगा आप वीडियो रोक रोक के आप मन लेते रहेगा स्क्रीनशॉट, और जो मैं क्वेश्चन बोलता हूं आप वीडियो को पुश करके उस क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन बताया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बाबू, आपको दिखाते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रहा था बाबू, विलय पर। किस पर डिपेंड कर रहा था, विलय पर डिपेंड कर रहा था मेरे साथियों, ठीक है ना। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग को समझ में आता है कि कौन लिखना है कौन ना लिखना है। भाई आपको समझना चाहिए कि कौन बात हमारे लिए उपयोगी है, ये बात के हमसे हमको फायदा है कि नहीं फायदा है, उससे आपको एग्जाम्पल मिलेगा समझने में, इसलिए आप हर एक बात को नोट करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि मैं बोलते रहता हूं कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या देखा बाबू कि अनुसंख्य गुण मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। जी हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है मतलब अनुसंख्य गुण जो है एन स्मॉल एन मतलब विलय के मोल पर समानुपाती होता है। तो भाई इस शुरू वाला मतलब कौन चीज, सिद्धांत, सिद्धांतिक वाला शुरू वाला, इधर बिल्कुल शुरू वाला जो आप लोग डाले ऊपर से डाले थे हम A K2 SO4, लेकिन बाबू अंदर जाके के को होगा वो तो पता लगेगा बाद में ना, तो ये हो गया प्रयोग, प्रयोगिक, कुछ बाबू प्रयोगिक। तो अच्छा याद रखिएगा अच्छे से बाबू कि सिद्धांतिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हुआ, सिद्धांतिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हुआ कि हम ऊपर से डाल ले A K2 SO4, ये सिद्धांत हुआ हमारा, तो हम उसके अनुसार आंसर कैलकुलेट करेंगे कि हम को डाले हैं। अब अंदर जाके के को हो गया, 2 को हो गया, तो आंसर बढ़ेगा ना जी, आंसर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 3 को कहता आंसर बढ़ेगा। तो बस यही चीज हमको ध्यान देना है। तो बाबू प्रयोगिक अलग होता है और सिद्धांतिक अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अब आप सोचिए सर आंसर ज्यादा किसका आएगा, प्रयोगिक का कि सिद्धांतिक का, वो तो टूटने वाला पर डिपेंड है। अगर विशेष मतलब कौन होगा, मतलब एसोसिएशन मतलब वियोजन होगा, अगर क्या होगा बाबू वियोजन होगा तो ज्यादा आंसर आएगा, संयोजन हो तो आंसर कम आएगा। अब देखते हैं इसको, तो इसी को बाबू हम आई कहते हैं, ठीक है ना, आई। मैं फिर से बता देता हूँ जो मैंने लिखाया है, सोचिए वो 3 लाइन लिखा के हम फेरा में पढ़ गए बाबू। आप लोग सोचते हैं 2 मिनट लगी कि सर बड़ी लिखवा रहे हैं सर, अर्थ ना लिखावना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है भाई, हम लोग भी चाहते हैं कि समझाएं। तो अब क्यों समझ रहे हैं वो आपके पास लिखा हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और वैसे ही बिना मतलब के हम संभावित रहते, कुछ संभावित रहते, इसलिए पहले लिखना ही बहुत जरूरी है कुछ कुछ बात। तो बाबू उसमें आप लिखे होंगे कि वैसा विलयन जिसका अनुसंख्य गुण, वैसा अनुसंख्य गुण, सिद्धांत वाला अनुसंख्य गुण और प्रयोग वाला अनुसंख्य गुण दोनों के मान अलग अलग हो जाए, आंसर अलग अलग हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे असामान्य विलयन। तो आपको समझ गया मैं आ गया होगा कि असामान्य विलयन किसको कहेंगे हम, जिसको तोड़ला पर एक ना आवे, एक से ज्यादा चाहे एक से कम आवे, एक आ गया तो फिर असामान्य विलयन नहीं है, वो सामान्य विलयन है। अब बाबू आई, कुछ बाबू आई है ना, अगर हम आई के बारे में विचार करें तो भाई उसमें फिर 12 ऑप्शन लिखवाए हैं कि प्रायोगिक अनुसंख्य गुण के मान, जी हाँ प्रायोगिक अनुसंख्य गुण, अनुसंख्य गुण को हम शॉर्ट लिखते हैं सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बता सिद्धांतिक, सैद्धांतिक अनुसंख्य गुण, जी हाँ प्रायोगिक अनुसंख्य गुण बटा सिद्धांतिक अनुसंख्य गुण।
बराबर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक मोल, कौची के मोल, विलय के मोल, ध्यान रखिएगा स्मॉल n, बटा प्रायोगिक नहीं सैद्धांतिक या सिद्धांतिक भी लिखिए आप, मोल स्मॉल n। जी हाँ, ये दोनों आई हो सकता है, दोनों का आई हो सकता है, पता है, क्योंकि अभी बताया था हमने कि Cp n के समानुपाती है, ये बराबर ही हो सकता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, सीधा बात है, दोनों चीजें एक है बराबर। अब सवाल ये है ना मेरे भाइयों कि प्रायोगिक मोल, बताओ मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटा सूत्र भार। अब इसी मोल को तो आगे बढ़ा रहे हैं, सब फॉर्मूला एक है, मोल बराबर ग्राम में भार बटा सूत्र भार। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल को अंग्रेजी में पी से लेते हैं, प्रैक्टिकल को हम लोग पी कहते हैं, और थ्योरेटिकल को हम लोग टीएच लिख दे रहे हैं, ठीक ना, थ्योरेटिकल थ्योरी से टीएच ले रहे हैं, और पी से प्रैक्टिकल। बाबू W बटा M माने मोल बराबर ग्राम में भार बटा सूत्र भार, मोल बराबर ग्राम में भार बटा सूत्र भार। अब बताइए यहाँ पे लिख रहे हैं P, अच्छा P कहाँ लिख दिए दोनों में, बताइए P कहाँ लिख दिए, ताकि प्रैक्टिकल वाला है, TH कहाँ लिख दिए, थ्योरेटिकल वाला है, मतलब सिद्धांत वाला है, प्रैक्टिकल वाला है। अब हिंदी में हमें प लिखे हैं, यहाँ पर स लिखे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो प्रैक्टिकल P माने प्रैक्टिकल, TH माने थ्योरेटिकल। तो ई W बटा MP कैसे हो गया, समझ में आ रहा है, ग्राम में भार बटा सूत्र भार। एक बताओ, याद रखना है बाबू, WP बराबर WTH माने वेट ऑफ प्रैक्टिकल और वेट ऑफ थ्योरेटिकल दोनों बराबर होता है। देखिए कैसे, ये जो डाले आप 5 किलो, तो 5 किलो से 10 किलो हो जाएगा टूट के, नहीं, इसका आकार छोटा हो जाएगा, खाली संख्या ना बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाएगा, लेकिन वजन तो वही रहेगा ना, वजन छोड़ के सब बदलेगा, लेकिन वजन में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए वजन वही रहेगा। और जब वजन वही रहेगा तो सिबला कैंसिल हो जाएगा, आई कहां चल जाएगा, ऊपरे, कहां चल जाएगा बाबू, ऊपरे। तो बाबू ध्यान रखिएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, MTH बाई, अब खाली MT भी रख सकते हैं, MT ही रखिए ना, MT रखिए, ज्यादा लंबा चौड़ा कहां लीजिएगा, MT ठीक रहेगा, MT बाई MT। अब इहो एगो बातें आ गया बाबू, पूछिए कैसे, जैसे समझिएगा, सब में प्रयोग ऊपरे है, लेकिन एकरा में प्रयोग ऊपरे नहीं है, कहां है, नीचे, उल्टा हो गया, एकरा में उल्टा काहे हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया। या कैंसिल नहीं भी करिएगा आप तो यही ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो भाई मेरे बस यही आपको हम समझाना चाहते हैं कि जो एम जो है सूत्र भार जो है नीचे आ गया, उल्टा हो गया, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि आई जो है उल्टा है केकर, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान समझ रहे हैं ना, माने सूत्र भार के, मोलर द्रव्यमान को बाबू सूत्र भार अनुभार जो भार कहते रहिए, उल्टा होता है, द्वैत कर्मानुपाती होता है, समझ रहे हैं, द्वैत कर्मानुपाती, उल्टा इसे कर देते हैं। अच्छा ये द्वैत कर्मानुपाती कहा लिख दिया, समझ में आ रहा है, कहा कि सब में ऊपरे था, लेकिन यहाँ कहां चला है, नीचे, तो सब तो समानुपाती है, ये है समानुपाती है, लेकिन ये कौन हो गया, उल्टा, इसलिए हम द्वैत कर्मानुपाती लिखती है। तो ये आपको याद रखना है कि वांट ऑफ फैक्टर मोलर द्रव्यमान के द्वैत कर्मानुपाती होता है। अब ऐसा मत सोचिए कि सर बड़ी मनी फार्मूला हो गया, फार्मूला कुछ नहीं है, एक ही वो फार्मूला खाली आगे में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बाबू बात यही है, फिर से देखिएगा, संयोजन हो चाहे वियोजन हो, भाई संयोजन वियोजन समझ रहे हैं ना, चाहे टूटेगा चाहे तो जुटेगा, तब ना बाबू मान अलग अलग आएगा। तो फिर वही बात रखेंगे हम लोग, सैद्धांतिक बटा प्रायोगिक, है ना। संयोजन या वियोजन कुछ हो रहा है, ओकरा समय कोई लिया देना नहीं है, ठीक है ना। संयोजन या वियोजन के लिए अगर हम लिखें तो बाबू वही लिखेंगे, प्रायोगिक है ना बटा संयोजन या वियोजन सैद्धांतिक। बताओ सारा एक ही बात कैसे लिख रहे हैं भाई, सब में देखो आप, सब में सबसे पहले सिद्धांत आवेगा, सब में सबसे पहले सिद्धांत आवेगा। जी हाँ, तुम्हारे मन में पहले आया होगा कि हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो नवीन सर से पढ़ेंगे, ये पहले सिद्धांत है, अच्छा पढ़ावेंगे खराब पढ़ावेंगे ये सिद्धांत नहीं है। ये जब हम पढ़ाना शुरू किए तभी प्रयोग हुआ, हम शुरू में बोलते कि नहीं ये चैप्टर तो हम सबके बढ़िया से समझ में आवेगा, ये चैप्टर हम सबके बढ़िया से समझा देंगे, ये हमारा सिद्धांत हुआ। लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू किए
कि हमारा प्रयोग हुआ, हम समझा पाए कि समझा नहीं पाए तो आप पर डिपेंड है, ये हमारा प्रयोग हुआ बाबू, ठीक है ना। तो यही हम बताना चाहते हैं कि संयोजन हो या वियोजन हो, सब के लिए प्रायोगिक ऊपरे रहेगा, सिद्धांतिक कहाँ रहेगा, नीचे। एक खाली एक में ऊपरे हो गया बाबू, नीचे हो गया, काहे कि बाबू यहाँ पे उल्टा हो गया ना, इसको ध्यान रखना है, इसलिए उद्वैत क्रमानुपाती हो गया। अब संयोजन और वियोजन के लिए कुछ ही पूछ सकता है, संयोजन में मोल की संख्या, संयोजन में मोल की संख्या सिद्धांतिक प्रायोगिक कैसे कर सकते हैं आप लोग, संयोजन में कणों की संख्या, संयोजन में कणों की संख्या, कुछ भी, मैंने संयोजन का वैल्यू ऊपर रखना है, कोची वाला के, प्रयोग वाला के, संयोजन का वैल्यू नीचे रखना है, किसको, सिद्धांत वाला के। फिर दूसरा फॉर्मूला, इसमें एगो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, एगो संयोजन के लिए, एगो वियोजन के लिए। तो भाई संयोजन चाहे वियोजन हो, प्रयोग वाला ऊपर रखेंगे और सिद्धांत वाला कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि संयोजन क्या है और वियोजन क्या है। तो भाई संयोजन का मतलब है क्या, टूटना, संयोजन का मतलब क्या है, टूटना, और वियोजन का मतलब क्या है, जुटना, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अंतर का मतलब क्या है, समझिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अंतर का मतलब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अंतर का मतलब यह बनता है, समझिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अंतर का मतलब यह बनता है कि जो आप डाले हैं, समझिएगा, जो आप डाले हैं, चाहे तो टूट गया और चाहे तो दो से केगो हो गया, एगो हो गया। तो बाबू, अगर बाबू टूट गया तो इसको कहेंगे वियोजन, इसको कहेंगे संयोजन। अगर ऐसा हो रहा है तब हम लोग पढ़ेंगे असामान्य विलयन, मतलब वांट ऑफ फैक्टर आई पढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये टॉपिक पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें साफे बात कहा जाता है कि सिद्धांतिक अलग होगा और प्रायोगिक अलग होगा, तब असामान्य हुआ, पागल हुआ, समझ गया ना। तब वांट ऑफ फैक्टर आता है, प्रयोग वाला ऊपरे और सिद्धांत वाला नीचे, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं, और इसको वांट ऑफ वैज्ञानिक ने दिया था, और हमने बताया आपको कि पूछा कि K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो बस तोड़ देना है और जोड़ देना है, तोड़ के जोड़ देना है, आराम से आंसर आ जाएगा कि 3 होगा, है ना। केकर क्वथनांक गलनांक कुछ होगा, है ना, केकर हिमांक का क्वथनांक कुछ होगा, जेकर ज्यादा होगा जोड़ के ऊपर ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से आराम से आप लोग काम कर सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिखिएगा, इधर सजा के लिखा जाए। टॉपिक के नाम, जी हाँ, टॉपिक के नाम लिखिए, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा लिखा है। जब किसी विलय को विलायक में डाला जाता है, जब किसी विलय को विलायक में डाला जाता है, विलायक में डाला जाता है और विलय के कणों की संख्या टूटकर बढ़ जाती है, जिससे आकार छोटा हो जाता है, बढ़ जाती है जिससे आकार छोटा हो जाता है, देखिए बाबू, जिसे वियोजन की मात्रा कहते हैं, जिसे वियोजन की मात्रा कहते हैं, इसे अल्फा से सूचित किया जाता है, इसे अल्फा से सूचित किया जाता है, अल्फा से सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज, माना कि कोई विलय 1 मोल किसी विलायक में डाला गया, माना कि कोई विलय 1 मोल किसी विलायक में डाला गया, किसी विलायक में डाला गया जो अल्फा वियोजित होता है, अल्फा वियोजित होता है। कुछ समय बाद वह n मोल टूट जाता है, n मोल स्मॉल n मोल टूट जाता है,
टूट जाता है माने वियोजित हो जाता है। चलिए देखिएगा, समझिएगा खाली। वियोजन किसे कहेंगे? डालेंगे एक गो, हो गया के गो, दो गो, दैट इज वियोजन, है ना। तो भाई इसी की मात्रा को निकालने के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट होता है। तो देखिए कैसे बाबू, ए रिएक्टेंट और बी कौन चीज है? प्रोडक्ट है। तो हम मान लेते हैं कि ए जो है से के मोल है, 1 मोल है ना। और इधर जाके इधर 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 टूटेगा कौन सी? अल्फा टूटेगा। क्या टूटेगा बाबू? अल्फा। तो सोचे वाला बात है बाबू कि रिएक्शन शुरू हो गया टी समय बाद, माने कुछ समय बाद, टी समय बाद, कुछ समय बाद रिएक्शन शुरू हो गया। जब रिएक्शन शुरू होगा बाबू तो जितना एक पट जाएगा उतना तो एक घटेगा। तो 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा कैसे हो गया? समझने वाला बात है बाबू। 11 में भी ये सब बात पढ़ना रहता है, इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था। जितना ई पट जाएगा उतना ही घटेगा, काहे कि रिएक्टेंट घटता है। अब बता, एक पट्टी टूट गया तो घट रहा है, मतलब 1 मोल था, कुछ टूट गया भाई, तो टूट गया तो कहां गया? ऊपर गया, तो ऊपर के मोल गया, तो हम कहते हैं कि एन अल्फा गया, माने एन मोल गया। हम थोड़ा जा रहे हैं के मोल गया, तो हम मान लिया के मोल गया, एन मोल गया, के मोल गया, एन मोल, स्मॉल एन। समझ में आया? तो अगर कुल मोल अगर हम जोड़ दें बाबू, ये वाला पॉइंट समझ में आया कैसे किए से? भाई समझिएगा, 1 मोल था और हम मान लिए हैं कि अल्फा ही पट्टी टूट सकता है, टूट को पट्टी क्या मिलेगा हम लोगों को? अल्फा। तो भाई जितना उस तरफ टूटेगा उतना इस तरफ घटेगा ना जी। जब इस तरफ घटेगा तो भाई अल्फा घट गया, 1 माइनस अल्फा हो गया। अब जब ई पट्टी अल्फा घटे मतलब ई पट्टी अल्फा बढ़ा, भाई अल्फा के मोल बढ़ा। अब जान रहे हैं अल्फा के मोल बढ़ा, इसलिए हम उसको के मोल मान लिए हैं, एन मोल मान लिए हैं। अरे ई पट्टी 1 मोल था ना जी, था, ई पट्टी के मोल गया तो एन मोल गया, एन अल्फा हो गया। तो सब मिलाकर कुल मोल जोड़ देंगे कि मतलब रिएक्शन होला के बाद कुल मोल क्या हुआ? तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, दोनों जोड़ दिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो एन अल्फा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस उल्टी पलटी लिखे हैं। 1 प्लस अल्फा, अल्फा कॉमन ले रहे हैं बाबू, अल्फा दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, बताइए क्या मिलेगा? एन माइनस 1 मिलेगा ना जी। ये कुल मोल हुआ कब? जब रिएक्शन हो गया तब। बताइए रिएक्शन होने से पहले क्या मोल था? 1 मोल था। वही समझिए, रिएक्शन होने से पहले क्या मोल था? 1 मोल था। अब अंदर डालना के बाद, अंदर डालना के बाद मतलब अंदर जाएगा तो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद क्या मोल है? 1 मोल है। बताइए तो इसमें से कौन प्रयोग वाला हुआ और कौन सिद्धांत वाला हुआ? भाई इस सिद्धांत को जो सबसे पहले भी सोचे थे कि में हम क्या मोल डाल रहे हैं? 1 मोल डाल रहे हैं। अब अंदर जाके टूट फूट कैसे हो गया? रिएक्शन होने के बाद हम जोड़े हैं, है ना। इसलिए दोनों को अलग अलग रखा जाता है। तो बाबू आई बराबर आप क्या जाने हैं? पहले प्रयोगिक, कुछ बाबू पहले प्रयोगिक, जो प्रयोग वाला है। अब बता कौन चीज? सैद्धांतिक, सिद्धांतिक, है ना। तो पहले प्रयोग वाला ले लेंगे फिर सिद्धांत वाला। तो प्रयोग वाला कौन है? ये वाला, और फिर सिद्धांत वाला है। अब मोल यहाँ पे लिखा है जे लिखिए, प्रयोग ऊपर रहेगा, सीधा बात है। खाली एक ही वो पॉइंट में ऊपर उल्टा रहता है, कब? जब सूत्र भार की बारी आएगा तब। 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 बटा 1। क्या कोई दिक्कत है? प्रयोग वाला ऊपर लिख दिए। प्रयोग इसको काहे किए? कहे भाई टूट फूट के इस हमको मिला, ये प्रयोग से चीज हुआ। अब पहले कोई था 1 मोल, हम शुरू डाल तो क्रम 1 मोल। बताइए तो आई बराबर क्या मिला हमको? 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। ठीक है। अब देखिए तो इसको हम ला रहे हैं, आई माइनस 1 बराबर अल्फा इंटू एन माइनस 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको? 1 इधर ले आया। अब देखिए तो अल्फा बराबर लिखना चाहते हैं, कुछ बराबर अल्फा बराबर, बताइए क्या लिखाएगा? ये वाला ऊपर, ये वाला कहां चलेगा? नीचे। आई माइनस 1 बटा एन माइनस 1। ठीक है। ये हमको बाबू सूत्र मिल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा बराबर हमको सूत्र मिल गया। ठीक है। अब ये समझ रहे हैं कि मोल की संख्या है, आई समझ रहे हैं कि वांट ऑफ फैक्टर है। अब बाबू आई जो है ना, आई बराबर अभी हम ऐसा निकाले थे, आई बराबर एमपी बटा एमपी निकाले थे अभी कुछ देर पहले, आई बराबर एमपी बटा एमपी। अब एक में वाला बतिया पुट कर देंगे, चाहे आप अलग से निकाल के रखिए एकरा में, चाहे एकरे में पुट कर दीजिए, फार्मूला खाली बड़ा हो जाएगा। देखिए कैसे, आई बराबर एमटी बटा एमपी। आप चाहे तो यहाँ पर रख कर वैल्यू एकरा, यहाँ से वैल्यू रखिएगा दोनों के, तो यहाँ पर आई मिलेगा, आई के वैल्यू एकरा पुट के फिर सोल्व करिए। चाहे डायरेक्ट हम फार्मूले बता दे रहे हैं, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। एमटी बटा एमपी हो गया कहाँ पड़ी? आई के जगह पर -1 बटा एन माइनस 1। कोई दिक्कत? आई बराबर देखिए एम टी माइनस एम पी बटा एम पी,
एलसीएम ले लिया एमपी को बटा n माइनस 1। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, mt माइनस mp बटा mp इंटू n माइनस 1। क्लियर है? तो ये भी एक फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला ये वाला है, बस खाली बोला क्रम मतलब रखल थी, लंबा हो गया था जिसको। तो जैसे बनाइए आप लोग, जो अच्छा लगता है वो कीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। और आज हम लोगों ने पढ़ा वियोजन के बारे में, कल आपको बताएंगे हम संयोजन के बारे में। ठीक है ना? गुड लक, अच्छे से पढ़िए। दिक्कत होता है तो वीडियो को फिर से देखिए।